इंजीनियरिंग करने गए। सेकंड ईयर में क्या हुआ कि मेरी बैक आ गई। घर पे फोन करके बोला भाई बैक आ गई। पिताजी बोले झूठ काहे बोल रहे हो, बोलो फेल हो गए। कि जो लोग जानते भी थे वो भी कहते थे फेल हो गया। देयर द जर्नी स्टार्टेड। सेकंड ईयर में बैक जो था उसने मुझे बोला कि भाई तू सिविल इंजीनियर नहीं लेकिन तू सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर सकता है। जब जॉब करता था तो टाइम होता नहीं था, तो मैं जो बायजूस का डेली द हिंदू करंट अफेयर आता है तो मैं वो डेली देखता था, तो मैं नोट्स बनाता था। 2 साल मैंने बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो किया। 2 साल आते थे मुझे सिलेबस याद हो गया था कि यार ये है सिलेबस में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिव्यांशु आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, स्पॉटलाइट पर हम यूपी पीएससी में चयनित जो भी अधिकारी हैं उनकी सक्सेस जर्नी आप सभी के सामने रखने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन का भाव जाग सके और आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकें। साथियों, आज इसी सफलता को साझा करने के लिए मेरे साथ हैं दीपक मिश्रा, जिन्होंने रैंक 2 हासिल की है और जो खादी और ग्रामोद्योग प्रबंधक के रूप में चयनित हुए हैं। तो आज हम दीपक मिश्रा के सक्सेस जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी को आयाम दिया और किस तरीके से सफलता हासिल करी। हेलो दीपक, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बढ़िया हूँ सर। कैसा लग रहा है आपको सेलेक्ट होकर यूपीपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ है? नाम ही स्पॉटलाइट है, थोड़ा स्पॉटेड फील कर रहे हैं, हाईलाइटेड फील कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है सर, लग रहा है कि चलो मेहनत की थी, कुछ तो मिला, अच्छा मिला। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली बैकग्राउंड की, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की, आप कहाँ से आते हैं बेसिकली? कहाँ से आपका बेसिकली एजुकेशन हुई है? कहाँ से फैमिली के बारे में आप बताएं और आपका जो प्लेस है वो कहाँ से आपको देखने को मिलता है? सर मैं आता हूँ देवरिया से, एक ग्राम है महुई संग्राम, छोटा सा, वहाँ से मैं आता हूँ। ये गोरखपुर के पास है। और मैंने स्टार्टिंग की अपनी पढ़ाई गांव से ही की थी। फिर वहाँ पे एक कस्बे में, वहाँ पे मेरे पिताजी ने मेरे दाखिले करा दिया था। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में ड्राइवर थे और 2017 में वो रिटायर हुए। उसके बाद वो यूनियन बैंक में एज ए गार्ड का नौकरी कर रहे हैं ताकि हम लोग को हमारी स्टडीज़ को अफोर्ड कर पाएँ। इट्स अ वेरी बिग जर्नी फॉर हिम। उसके बाद माता जी तो होम मेकर हैं और जो वैसा फैमिली बैकग्राउंड किसान का है, गाँव में रहने वाले लोग हैं, छोटी सी ज़मीन है तो वहीं से है। तो उसके बाद मैंने बीटेक किया है 2013-17 बीआईटी झांसी सिविल इंजीनियरिंग में, और 2019 तक मैंने 2 साल काम भी किया एज ए टीचर फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने 1 साल एकेडमिक इंचार्ज के रूप में काम भी किया वहीं पे उस इंस्टीट्यूट में, और 19 के बाद मैं सिविल सर्विसेज के लिए लगा हुआ हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आपकी एक काफ़ी अच्छी सक्सेस जर्नी आपके यहाँ पर ऑलरेडी पहले से देखने को मिल रही है। बीआईटी कॉलेज तो गवर्नमेंट कॉलेज उत्तर प्रदेश का है मेरे ख्याल से। जी सर, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है। तो ओके, अगर हम नेक्स्ट मूव पे आते हैं आपकी तैयारी को लेकर, तो तैयारी का ये कहाँ से आया कि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, और सिविल सर्विस का अंदर से कहाँ से मोटिवेशन आपके अंदर आता है सबसे पहले? तो सबसे पहला मोटिवेशन तो पिताजी थे। पिताजी सीआरपीएफ में ड्राइवर थे, तो वहाँ पे वो आईपीएस ऑफिसर्स का ड्राइव करते थे गाड़ी। तो पहला उनका वो मोटिवेशन था कि ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, एक अलग ही ओवरवेलमिंग आइडेंटिटीज होती हैं ऑफिसर्स की, और खास करके फोर्सेस में तो वो और भी मतलब बड़ा चेयरफुल सा माहौल होता है। तो पापा हमेशा चाहते थे पिताजी की बच्चे हमारे तैयारी करें, इसके लिए बने। तो एक जड़ था कि पिताजी का सपना है। और दूसरा जो है वो मैं अपने भाई को बोलना चाहूंगा, मेरे बड़े भैया हैं, वो एनडीए की तैयारी कर रहे थे जब मैं क्लास 8वीं में था। तो एनडीए थे, ऑब्वियसली एनडीए की तैयारी वाज लाइक कि आपको ऑफिसर बनना है, वो सितारों से प्यार। तो वहां भी एक था मन में मोटिवेशन, लेकिन फिर जर्नी चेंज हुई। हम आईआईटी के लिए प्रिपेयर किए, इंजीनियरिंग करने गए। इंजीनियरिंग में जाने के बाद रियलाइज हुआ सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि मेरी बैक आ गई। बड़ी मतलब पहली बार जीवन में ऐसा बैक लग रहा है। मैंने घर पे फोन करके बोला भाई बैक आ गई। पिताजी बोले झूठ काहे बोल रहे हो, बोलो फेल हो गए हो। तो वो मतलब एक अच्छे से गूंजती है बात। फिर 1 साल तक मतलब बड़ा कटु अनुभव रहा, खास करके जो लोग जानते भी थे वो भी कहते थे फेल हो गया। और उसके बाद मतलब घर वाले भी बहुत अच्छे से, उनका ये था कि यार क्या करेगा ये जीवन में, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट किया, आईआईटी की तैयारी कराई, सरकारी कॉलेज मिला, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा, फेल हो जा रहा है। तो एक वो जो फेज था, वहां पे मैंने डिसाइड किया कि व्हाट आई एम गुड एट। तो मेरे इसमें मतलब एक बहुत बड़ा रोल है मेरे सीनियर्स का और मेरे फ्रेंड्स का। उन्होंने, जैसे मेरे एक सीनियर थे आशीष आनंद सर, तो वो उस समय सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो वो मुझे बड़ा गाइड करते थे, कहते थे यार तू उस टाइप का प्रोडक्ट है भाई, तू कर लेगा। उसके बाद अनिमेश सर थे, दीपक दीक्षित सर थे, ये लोग सब इस मतलब फील्ड में लगे हुए थे। तो ये हमेशा हर समय पे गाइड करते रहते थे। और ये जब फेज था, जो बैक वाला फेज था मेरा, उस समय मेरे फ्रेंड्स ने बोला भाई तू रेट्रोस्पेक्ट कर, जैसे अखिलेश है, नितेश है, राइट, खास करके नितेश पांडे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अखिलेश, ये दोनों ने मुझे बोला भाई देख ले तू किस लिए बना हुआ है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इंजीनियर्स तो बहुत है, रोज लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, तू किस लिए बना हुआ है, व्हाट यू वांट टू डू। एग्जैक्टली। तो वो फिर सेकंड ईयर में बैक जो था, उसने मुझे बोला कि भाई तू सिविल इंजीनियर नहीं लेकिन तू सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर सकता है। तो देयर द जर्नी स्टार्टेड, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ माय इंजीनियरिंग।
तो साथियों देखिए, एक आपने हरिवंश राय बच्चन की एक कहानी सुनी होगी, कविता कहानी बोल रहा हूं मैं। कविता के रूप में आपने देखा होगा कि असफलता के रूप में एक बहुत बड़ी है कि असफलता को स्वीकार करना है और फिर हम देखना है कि क्या कमी रह गई, उसमें सुधार करना है। तो उसी को यहाँ पर साक्षात किया है आपके दीपक जी ने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम आपकी एक छोटी सी यहाँ पे मोटिवेशन फैक्टर की और बात मैं करता हूँ, कई बार लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, डिमोटिवेशन फील होता है। जी सर। तो इस पर्टिकुलर डिमोटिवेशन और आपके डिस्ट्रैक्शन को आपने कैसे कैटर किया और किस तरीके से आपके जो दोस्त रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके दोस्तों का जीवन में कुछ सहयोग देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने नाम लिए। जी सर। तो वाकई में क्या दोस्तों को अच्छा लगा आपका सिलेक्शन जब हुआ, उनको वाकई में वो मजा आया? क्योंकि आजकल दोस्तों ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत बड़ी कोट है। तो क्या ऐसा है, आप फील करते हो कि क्या दोस्तों की भी इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत जरूरी होती है, नहीं होती आपके अकॉर्डिंग? सब बहुत जरूरी होती है। मेरा मतलब एक आपने अब बोला है डिस्ट्रैक्शंस पे, तो एक बड़ी फेमस कविता है, जब हम कविताओं में बात करते हैं तो थोड़ा इस पे, तो कहते हैं कि जब नाश मनुष्य का चाहता है पहले विवेक मर जाता है। राइट। तो विवेक को नहीं मरना चाहिए अपने अंदर, जो बुद्धि है सद्बुद्धि है। और फिर वहीं रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, प्रभु कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो मुझे लगता है भाई प्रभु की कृपा रही है मुझ पे कि मेरे हर फ्रेंड्स, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो है हर फील्ड में है सर, मेरे सीनियर्स हर फील्ड में, कोई IoT पे काम कर रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड अखिलेश ही इज वर्किंग इन IoT। इन सबकी जर्नीज ने मुझे इंस्पायर किया है। और रही बात ईर्ष्या की, तो वो इतने खुश है, उनका ये है कि चल भाई तेरा हो गया, अब तो हमारी शादियों में आ रहा है। तो दे आर सो हैप्पी, सो हैप्पी। और रही बात डिमोटिवेशन की, तो सर अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो मुझे कभी नहीं पूछते थे कि भाई तेरा एग्जाम क्या रहा, कुछ नहीं। इफ आई टॉक टू देम विल टॉक वेरी नॉर्मली, मतलब ऐसे कि कुछ मेरे लाइफ में प्रिपरेशन जैसी चीज ही नहीं है। उनको पता है कि भाई टाइम निकाल के अगर ये बात कर रहा है मुझसे, तो फिर बात कर रहा है तो फिर नॉर्मल बात करो ना, क्यों इसको स्ट्रेस आउट करना है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स, इनफैक्ट आई विल टेल दिस स्टोरी, लास्ट ईयर क्या हुआ, मेरा थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था। तो मतलब इनफैक्ट बहुत नाक वोक से ब्लड भी आ गया था बड़ा, मतलब फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। तो फिर मेरा दोस्त है, उसको पता चला, तो उसने बैडमिंटन खरीद के भेज दिया, अखिलेश ने, यार तू जा बैडमिंटन खेल। तो एंड मैंने कहा पैसे कह रहे तू बाद में दे दियो ना, तू दे देगा, तू बन जाएगा कुछ, जा तो खेल। तो ऐसे फ्रेंड्स हैं। मतलब फोन भी करेंगे तो दे विल आस्क कि लाइक यार कुछ पैसे तो नहीं चाहिए तुझे, कुछ खर्चे हो तो बोल, घर पे नहीं बता पा रहा है। क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करता था, तो ही वाज नहीं कि यार ठीक है पैसे ऐसे ही। और मतलब मेरे सारे फ्रेंड, जैसे मेरे एक फ्रेंड नितेश है, तो नितेश इज लाइक माई इंटेलेक्चुअल सपोर्ट। अभी आप पूछ रहे थे डिमोटिवेशन की, तो डिमोटिवेशन कब होता है, जब आपका ईगो बड़ा हो जाता है। राइट। अब आपके फ्रेंड ही ऐसे हैं कि जो आपका ईगो ही नहीं बड़ा होने देते, कहते अरे भाई यार इतने अच्छे लोग हैं। तो नितेश, मुझे याद है कॉलेज में जिड्डू कृष्णमूर्ति पढ़ता था, मतलब सेकंड ईयर का बंदा जिड्डू कृष्णमूर्ति पढ़ रहा है, एंड ही वाज माय मेंटर, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे मेंटर। तो जैसे अभी आपने कहा कि कभी मैं फेल भी हुआ, तो वो कविता होती थी कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो वो कविता उसने मेरे अंदर भर दी थी कि ऐसा है। मेरे और भी फ्रेंड, जैसे मेरे सीनियर हैं, मैंने देखा है कि उनकी फैमिली वैल्यूज इतनी अच्छी हैं। जैसे दीपक दीक्षित सर एक मेरे सीनियर है, उन्होंने अपनी पूरे फैमिली को संभाला है। तो ये लोग, मैं हमेशा देखता था कि यार ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स योर कंफर्ट, तुम जैसा कर रहे हो अच्छी बात है, निकलना नहीं निकलना अलग बात है, लेकिन इसके बाहर भी दुनिया है। और मेरे सारे फ्रेंड्स उस सारे दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोई मेरा फ्रेंड IoT में काम कर रहा है, कोई मैनेजमेंट में है, तो हर जगह अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स कुछ पढ़ा रहे हैं, अभी वो खुद का कोचिंग खोल के डायरेक्टर बन गया है। बलदेव मेरे साथ ही पढ़ता था, एंड ही इज नाउ डायरेक्टर ऑफ ए कोचिंग, हमारे साथ ही, मतलब मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो मैं इनको भी देखता था, मैंने कहा यार जर्नी सबकी है, सबके स्ट्रगल्स हैं, तो भाई यू आर फीलिंग सो स्पेशल कि तुम्हारी स्पेशल जर्नी है, तुम भी नॉर्मल से हो, अपना ईगो कम करो, पढ़ाई करो। तो ये दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में, मतलब मैं कभी नहीं बोल सकता। अब आते हैं आपकी तैयारी को लेकर। जी सर। आपने प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी क्या एक साथ करी, या फिर आज का जो ट्रेंड चल रहा है, कुछ बच्चों का ट्रेंड चलता है कि प्री पहले पढ़ेंगे, प्री निकल गया तो ठीक है मेंस दे देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, आपका क्या अप्रोच रहा प्री, मेंस और इंटरव्यू को लेकर? सो ऑनेस्टली मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो पहले प्री तैयार करता था। मैं 19 में आया और उस समय मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी। तो 19 में मैंने पहले प्री पे ही फोकस किया, तो मेरा पहला प्री निकल गया 19 वाला। फिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेंस में क्या लिखूं, तो मेरे पहले 2-3 मेंस तो इसको समझने में चले गए कि सिलेबस क्या है, एथिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो मेरे पहले 2-3 अटेम्प्ट, आई थिंक कोविड वाला अटेम्प्ट 19, 20, 21 लगभग ये अटेम्प्ट इसी में चले गए। 22 के बाद मैं थोड़ा सीरियस हुआ, टाइम मिला बीच में, फिर मैंने फोकस किया कि यार आंसर राइटिंग पे कैसे करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रीमलाइन करें चीज़ों को, एकदम फ्लो के साथ तैयारी करें। मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, खास करके जब आपको कुछ नहीं पता और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आपको सिलेबस का नहीं पता, डिकोड करना। इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस तो है 4 लाइन में, लेकिन पूछता क्या है वो, साइबर सिक्योरिटी पे क्या क्या पूछ जाएगा, आपको पता है कि नहीं पता। तो ये सब चीजें आपको खास करके स्ट्रीमलाइन करके अगर आप प्रिपेयर करते हैं,
और स्ट्रीमलाइन करके प्रिपेयर करने में दो फायदे हैं। पहला तो आपको बार बार नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे कि प्रीलिम का नोट्स आपने अलग बना लिया, मेंस के लिए फिर आप अलग स्ट्रगल कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए फिर आप अलग से स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आपने कोई करंट अफेयर पढ़ा है, मान लीजिए कोई भी करंट अफेयर है, आपने उसको पढ़ा, तो आप उसमें से तीनों पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो तीनों का तैयारी सर एकदम जरूरी है। और अब अगर मुझसे कोई पूछे कि डोंट सिट इन प्रीलिम्स इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, राइट, डोंट सिट इन प्रीलिम्स, इट इज अ वेस्ट ऑफ अटेम्प्ट। राइट। यस सर। साथियों देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तैयारी को आपको अपनी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ाना है। बहुत बड़ी बात होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे चलना। बात आते हैं आपकी बुक लिस्ट पर। जी सर। किस तरीके से आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी, और इम्पोर्टेंटली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्री और मेंस स्पेसिफिकेशन की बुक आपकी सेम रही है या उसमें कुछ आपने अलग पढ़ा? कैसे हम दोनों को एक साथ कैटर कर सकते हैं, कैसे एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उसको पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं। सो बुक लिस्ट तो मतलब स्पेसिफिकली यूपीएससी और यूपीपीसीएस की ऑलमोस्ट सेम है। तो मैंने स्टार्ट तो यूपीएससी के जर्नी से ही की थी। ओके। तो एनसीईआरटीज आर मस्ट ऑब्वियसली। जैसे सोशियोलॉजी का खास करके आई रिग्रेट कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, तो उसको मैंने बाद में पढ़ना पड़ा। एंशिएंट और मिडिवल की मतलब अभी जो क्वेश्चंस यूपीएससी और यूपीपीसीएस पूछ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आपको बेसिक बुक्स तो ये करना ही है। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत जी हैं, अपने इकोनॉमी के लिए कोई भी रमेश सिंह ले सकते हैं। पॉलिटी के लिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो मुझे नहीं लगता है कि पढ़ना चाहिए, आप करंट अफेयर से इतने सारे रिसोर्सेस हैं, खास करके ऑनलाइन रिसोर्सेस, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, आप उनको देखिए, कैटर करिए और अपना नोट जो है ना वो अपडेट करिए। तो मतलब एक नोट आपका होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, जिसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो, लेकिन एट द सेम टाइम इट कैन बी अमेंडेड, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट हो, तो आप विद टाइम अमेंड करते रहें, क्योंकि किसी को नहीं पता आप 2 अटेम्प्ट देंगे, 3 अटेम्प्ट देंगे, या मेरी तरह 5 अटेम्प्ट देंगे। तो आपको भाई रेडी रहना है कि भाई एक डॉक्यूमेंट है, ये ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स मेरे फिक्स हैं, अब इसमें विद करंट अफेयर में ऐड करता जाऊंगा। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, और इस नोट्स को बनाने के लिए फिर आप पहले तो आप 1-2 बार अपना बेसिक बुक खत्म करिए, उसके बाद आप चूज आउट करिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके लिए आप मतलब मुझे पर्सनली यूट्यूब बहुत हेल्पफुल रहा है। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने जब जॉब करता था तो टाइम होता नहीं था, तो मैं क्या करता था, उस समय जो बायजूस का डेली द हिंदू करंट अफेयर आता है, अभी भी आता है, तो मैं वो डेली देखता था, उससे मैं नोट्स बनाता था। तो 2 फायदे हुए, एक तो मुझे पता चला कि सिलेबस में है क्या, विद जॉब मुझे पता चल गया। जब तक 2019 में करते करते लगभग 2 साल मैंने बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो किया, डेली करता था। उसके बाद 2 साल आते थे, मुझे सिलेबस याद हो गया था कि यार ये है सिलेबस में, एथिक्स को छोड़ के बस, क्योंकि एथिक्स के करंट अफेयर में नहीं आते थे ज्यादा। तो मुझे बाद में जब मैंने मेंस भी दिया तो मैंने देखा यार कि मेरा एथिक्स में नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि वो द हिंदू में एथिक्स कवर नहीं होता। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अच्छे अच्छे सोर्सेज ढूंढ लें और उसको डेली करें। जैसे डेली एमसीक्यू लगाना मेरा एक रिचुअल रहा है, अभी कुछ दिन पहले छूटा ही है इंटरव्यू के टाइम, लेकिन मैं डेली लगाता रहा। मतलब एज ए फन, मुझे लगा मैं मेट्रो में बैठा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, बात कर रहा हूँ किसी से, तो मैंने 5 क्वेश्चन लगा लिए जस्ट फॉर फन। तो ये ऐसी चीजें आपको विद बुक लिस्ट करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ बुक लिस्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सभी फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, आपके मेंटर्स कैसे हैं, इस पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस यूपीपीएससी में कैसे देखने को मिलती है, क्या है इंपॉर्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आपके अकॉर्डिंग? सो पहले तो 2 फायदे हैं, आप ट्रेंड को समझेंगे, और खास करके अभी जो 2 पेपर ऐड हुए हैं तो आप उसको एनालाइज कर नहीं सकते, क्योंकि इसके पहले पेपर हुए नहीं है। लेकिन हाँ, आप उस सिलेबस को देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस इसी सिलेबस से पूछे गए हैं। राइट। तो आपको प्रीवियस ईयर इस बार तो कंपलसरी देखना है, मतलब मेंस के लिए खास करके। और दूसरी बात क्या है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं। जैसे इस वाले मेंस में मुझे याद है 2 क्वेश्चन GS1 में डायरेक्ट रिपीट हुए थे। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है, उसका अगर आंसर लिखा है, तो आपके लिए वो एक बेनिफिट है, 2-3 नंबर का एडवांटेज है। 2-3 नंबर में पोस्ट जो है यहाँ से वहाँ चली जाएगी, तो फिर आपको करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर इज मस्ट, क्योंकि एक तो वो आपके लिए कह सकते हैं गाइड है, वो वहाँ से पता चल रहा है कि भाई एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है और उसके आंसर्स कैसे लिखने। राइट। तो और फिर उसको प्रैक्टिस करके आप चेक भी करवाइए, ये नहीं कि अपने बबल में रहिए, अरे भाई हम तो लिख दिए और पता चला आपने कुछ नहीं लिखा है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो चेक भी कराइए, उसको आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नोट्स मेकिंग की, तो नोट्स मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस आप समझते हैं अपने तैयारी के दौरान? क्या नोट्स मेकिंग, आजकल पीडीएफ का जमाना है, सब बच्चे पीडीएफ कलेक्ट, उधर से कलेक्ट, क्या ये जरूरी है पीडीएफ कलेक्शन, या फिर नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है? नहीं, अब कर सकते हैं पीडीएफ कलेक्शन लोग, उसके बाद मेरी तरफ बोलेंगे कि 4-5 अटेम्प्ट लग गया। मैं भी पीडीएफ अटेम्प्ट्स करता था सर, खूब सारे, अभी भी मतलब मन नहीं मानता, ऐसा लगता है टेलीग्राम पे फ्री है, लूट लो भाई। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो अगर मुझसे एक मैसेज जो मेरे प्रिपरेशन से आता है, तो भाई नोट्स इज कंपलसरी। क्योंकि हर बार प्रीलिम्स के बाद क्या होता था, 10 दिन बाद मेरे अंदर वो लग जाती थी, पीडीएफ कलेक्ट करने की आग लग जाती थी। अरे भाई ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, वो मेरे पास नोट्स नहीं है। तो अभी तक अगर मेरा मतलब इतना लेट होने का सबसे बड़ा कारण मैं मानूंगा कि नोट्स का नहीं होना। तो एवरीवन भाई, नोट्स इज द फर्स्ट थिंग।
बिना नोट्स, मतलब नोट्स आपकी चाबी है भाई, प्रीलिम्स ही नहीं बैठो, नोट्स नहीं बनाया आपने मेंस का भी तो नहीं बैठो प्रीलिम्स में। राइट। दो इनफैक्ट क्या है, दोनों के बहुत सिमिलर नोट्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डोंट सिट इन द एग्जामिनेशन, इट्स वेस्ट ऑफ योर अटेम्प्ट। अच्छा, अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग में ऐसी क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने यूज़ करी जिससे आपको सफलता हासिल हुई? क्या किया आपने आंसर राइटिंग में अपनी? सर अगर मैं अपने पहले अटेम्प्ट से कंपेयर करूं तो पहले अटेम्प्ट के उसके बाद एक मेरे मेंटर हैं हिमांशु सर, वो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे खास करके, तो उनका बड़ा रोल रहा है आंसर लिखवाने में मेरी। तो क्या हुआ, पहले अटेम्प्ट में मुझे पता नहीं था, मैं बताया मैं आया 19 में जून में यहाँ पे, और फिर नवंबर में पहला प्रीलिम्स दे दिया, मार्च में उसमें कोविड आ गई, तो मैं कभी मेंस आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाया। तो लेकिन जब विद टाइम आपको रियलाइज होता है कि विदाउट राइटिंग आंसर्स यू कैन नॉट गो देयर, इट इज वेरी सिमिलर टू गोइंग टू ए वॉर फील्ड विदाउट वेयरिंग बुलेट प्रूफ जैकेट, मरना है तय है। तो वहां जाके मैं शहीद ही हुआ, पेपर मुझे पता, मैं पेपर देख के पता चल भाई नहीं होगा, आगे बढ़ो। तो फिर रियलाइज हुआ नहीं, आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। और आप आंसर राइटिंग का मतलब सिर्फ पन्ने भरना नहीं है, आप उसके डिमांड्स को समझिए। मैं बाद में कुछ इवैल्यूएटर का भी काम किया हूँ, तो आई नो व्हाट, तो उसमें मुझे भी रियलाइज हुआ कि भाई यही गलती मैं भी तो कर रहा था। तो एक बड़ा ये फैक्टर है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन वाई पूछ रहा है, आप हाउ लिख रहे हैं तो नंबर मिलने से रहे। क्वेश्चन अगर ए पूछ रहा है, बी लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मिलने से रहे। और दूसरी बात जो हम भूल जाते हैं वो होता है कि टू मच फैक्चुअल कि भाई मेन से दे आर आस्किंग सम एनालिसिस, आप फैक्चुअल डाटा लिख देंगे, पॉइंटर्स लिख देंगे कि भाई यूपी का जीडीपी इतना है। भाई यूपी का जीडीपी इतना है, अब आगे कैसे बढ़ेगा, इस पे बताइए ना कुछ, वो पूछ रहे हैं। तो कुछ फैक्चुअल नहीं, मतलब बहुत सारा फैक्चुअल डाटा नहीं डालना है वहाँ पे। मैंने देखा है लोग याद करके जाते हैं, लिख देते हैं। याद करना अच्छी बात है, लेकिन उसको यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने अंदर अपने चेंजेस देखे कि फैक्चुअल डाटा के साथ साथ उसको एनालिटिकल एस्पेक्ट में यूज करना, पैराग्राफ कहाँ पे लिखना, पॉइंटर कहाँ पे लिखना, जहाँ पे डायग्राम्स की जरूरत है उस पर काम करना बहुत जरूरत है। नहीं तो सर फिर वही वेस्ट ऑफ अटेम्प्ट और व्हाट आई राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके बायजूस एग्जाम प्रेप में आपने मॉक इंटरव्यू दिया, जी सर, कैसा रहा आपका मॉक इंटरव्यू? और उस मॉक इंटरव्यू से आपको जो मेन इंटरव्यू हुआ उससे कैसे आप उसको कोऑर्डिनेट करते हैं? मतलब मेरे बायजूस के मॉक इंटरव्यू अब तो पब्लिश हुई, तो मेरे घर वालों ने देखा एंड दे वर से इतना बुरा दिया था तूने। तो एंड आई सेड कि इसका इंपॉर्टेंट, देन माय फादर, ये कल परसों बात हो रही थी मेरे पिताजी से, तो और मेरे चाचा जी हैं, तो उन दोनों ने कहा कि हमने बायजूस वाला भी देखा, फिर और भी जब इंस्टीट्यूट्स के मैंने डाले हैं, और मेरा फाइनल जब मैंने बताया कि मैंने ऐसे दिया, तो दे वर सेइंग कि नहीं, जो जैसे सर ने, उसमें एक सर थे, उन्होंने गिट्टी वालू का ये पूछा था कंक्रीट में, तो ही वाज वेरी जनरस, और वो पॉइंट आउट कर रहे थे मेरी बेसिक सारी गलतियां सिविल इंजीनियरिंग में। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि 1 महीने टाइम है मेरे पास, एंड उसको फिर मैंने पढ़ाई की सिविल इंजीनियरिंग की। राइट। मैं मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने उतना कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने इस महीने में सिविल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा। मैंने कहा पूछे ना पूछे, आई विल बी कॉन्फिडेंट, मुझे वो तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रहा, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। ये वाला तो ठीक है, लास्ट ईयर ऑल्सो आई गेव इंटरव्यू इन बायजूस। आई रिमेंबर आई केम ओवर दिस वेरी कॉन्फिडेंट, मैं उस साल यूपीएससी मेंस दे रहा था, तो एक अलग कॉन्फिडेंस थी, तो मैं आया था। बट व्हेन आई वेंट, आई वॉक दिस डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से लेके मैं ओखला मेट्रो बस वॉक किया कि यार व्हाट आर माय मिस्टेक्स, मतलब दे ब्रॉट मी टू मच टू द ग्राउंड। तो जरूरी होता है कि आप एक बम्पर से मिले और वो बम्पर आपको ग्राउंड लेवल पे लाके छोड़े। तो लास्ट ईयर आई गॉट सो मच, मतलब उनका ये था कि यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव पॉइंट्स, बट यू नीड टू रिप्रेजेंट सो प्रॉपरली, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेल। तो वो जो पॉइंटर्स थे, मुझे याद है वो मेरा लाइफ का पहला मॉक इंटरव्यू था, एंड इट वॉज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं उसके बाद जाके हिंदी के शब्द रटे बैठ के मैंने कि यार ऐसे एक्सप्लेन करना हिंदी में। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत गेम चेंजिंग इंटरव्यू में मान सकता हूँ। एंड लास्ट ईयर ऑल्सो आई गॉट 73 इन मॉक in the final interview. Okay, very so good. it was the first, it was I give a lot of credit to the first interview I gave, that was in Byju's. Right. It's very helpful sir, I really mean it. Really. अच्छा, अगर हम बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा आपके फैमिली के बारे में थोड़ा। फादर साहब को कैसा महसूस हो रहा है पर्सनली? आपका सिलेक्शन हुआ, आप एक गजटेड ऑफिसर बन चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, कैसा फील हो रहा है उनको? और दूसरा, क्या योगदान आप देखते हैं उनका अपनी इस सफलता में? पापा, मतलब I cannot express it. My father, I really mean it. This whole journey was all about him. मतलब आदमी ऑब्वियसली ऑफिसर बनना चाहता है, समाज को देना चाहता है, ये पर्सनल गोल्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल होता है कि योर फादर एंड योर मदर आर प्राउड ऑफ। माई ग्रैंडफादर इज वेरी हैप्पी, मतलब ही वाज सो हैप्पी, ऑलमोस्ट ही कैन नॉट डांस, ही इज 91 ऑलमोस्ट, so but he was very happy, that's the way I saw my father. He was literally, he was crying in front of me, he was so happy. I still get goosebumps when I go back to those days. तो मतलब
ही इज लाइक कि यार मैंने बताया कि एक उनका बड़ा पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट है मेरे लाइफ में, वो कहे कि यार मैं तो एज अ ड्राइवर काम कर गया, नाउ ही इज वर्किंग एज अ गार्ड ऑल्सो, तो मैं कर गया, लेकिन जस्ट इमेजिन इफ यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, इट इज नॉट फॉर मी, मतलब मेरे लिए नहीं है भाई, राइट। ये उन सारे लोगों के लिए है ना जो छोटे छोटे पदों पे हैं और अपने बच्चों के लिए बड़ा सपना देखना चाहते हैं, तो वो संकुचित नहीं फील करेंगे कि यार रिसोर्सेज का क्रंच है या कुछ भी है, लेट अस नॉट ड्रीम टू बिग। यार नहीं होता, लोग कहते हैं कि आप चादर के बाहर पाँव नहीं फैलाओ, बट ही सेड कि यार जस्ट इमेजिन तुम क्रैक करते हो, तो तुम अगर क्रैक करते हो तो ये उन लोगों के लिए बड़ा मैसेज होगा। माय फादर यूज्ड टू से दिस एंड आई स्टिल बिलीव कि यार मैं कई बार सोचता था कि मैं बैकआउट कर जाऊं, फेल, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी हैविंग गुड पैकेज, आई लेफ्ट अ गुड पैकेज, ऑब्वियसली आई वाज टीचिंग मैथमेटिक्स, तो पैसे भी थे, ठीक था, लेकिन अट्रैक्ट होता था कभी कभी मन, और फेल हो रहा था बार बार। आई सॉ हिम अगेन एंड अगेन, यार वो तो डेली जा रहे हैं, उनको कौन सा गार्ड की नौकरी करने में मजा आ रही है। सही बात, ऑनेस्टली मतलब आई नो हाउ बैंक गार्ड्स आर ट्रीटेड, आई नो, बट ही इज गेटिंग अप डेली ना, तो वो एक मतलब मेरे लिए तो ही हैज बीन पिलर, आई कैन नॉट डिनाई। एंड डेली उठना और जाना, तो मुझे भी लगता था कि नहीं, इफ ही कैन डू दिस विदाउट एंजॉइंग द जॉब, मुझे तो पढ़ना ही है, तो ठीक है पैसे से अलग है, लेकिन लेट मी डू दिस, लेट मी क्रैक दिस फॉर हिम। इट्स वेरी वेरी ही इज वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल। बहुत अच्छी बात है, ये आपके फादर साहब का योगदान सराहनीय है। अगर हम बात करते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके साथ देना चाहूँगा, जब हम तैयारी के दौर से शुरुआत करते हैं, जब भी तैयारी के स्टार्टिंग करते हैं, तो आप उन अभ्यर्थियों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और खासकर मैं, क्योंकि आप बीआईटी से पास आउट हैं, तो मैं खासकर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फिलहाल अभी एकेटीयू नाम हो गया उसका, उसके स्टूडेंट के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो अगर तैयारी करना चाहें सिविल सर्विसेज में, मैं स्पेशली एकेटीयू के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो कैसे स्टार्ट करें? कब से कौन सा राइट टाइम है जब से वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं? सर पहले तो एकेटीयू के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मैंने देखा मेरे सारे दोस्त, मतलब ऑनेस्टली आई हैव सो मच गुड स्टोरीज, आई कैन टॉक अबाउट माय फ्रेंड्स फॉर आवर एंड आवर, इतने अच्छे लोग हैं वो, एंड दे आर वर्किंग सो गुड इन देयर फील्ड्स, एवरीवन इज सो वेल डूइंग, मतलब स्ट्रगल करके, ऐसा नहीं है कि टेक इट फॉर ग्रांटेड करके। एंड आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल माय फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे लोग हैं जो आईआईटी में 5-6 नंबर से ही रह गए थे, या फिर एनआईटी में 5-6 नंबर से ऑन द क्रंच थे, या फिर किसी की काउंसलिंग खराब हो गई, तो हम ऐसे ही लोग थे सारे के सारे। तो वी हैव ऑलरेडी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन आवर लाइफ, तो हमको बस क्या करना है, हमको चैनलाइज करनी है एनर्जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो रियलाइज हुआ कि नहीं यार, पोटेंशियल और बड़ा है, यू फाइंड पीपल अराउंड यू, उनको देखते हो, उनसे सीखते हो, तो बहुत जरूरी है। पहली बात तो आप अच्छे सर्कल बनाओ, मेरा पहला ही है, फाइंड गुड फ्रेंड्स इन कॉलेज, जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, आपको बड़ा सपना देखने के लिए मजबूर करें, यार वो बड़ा सपना देख रहे हैं तो मैं क्यों नहीं देख सकता। तो फर्स्ट थिंग इज लिव योर लाइफ अलॉन्ग विद गुड फ्रेंड्स, जो आपको गाइड करते रहे, भटकने ना दें, मतलब बहुत सारे भटकाव भी होते हैं कॉलेज में, ऐसा नहीं है, भटकने ना दें। दूसरा चीज है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन डिसिप्लिन एंड रूटीन, जो मुझे लगता है कि अभी तक मेरा एक्सटेंड हुआ प्रिपरेशन का फेस, उसमें एक बड़ा रीजन है इनडिसिप्लिन का, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि लास्ट डे पे आप जाके पढ़ के एग्जाम देते हो, पास हो जाते हो, एंड यू गेट गुड ग्रेड्स आल्सो, लाइक अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, तो आपको लगता है लाइफ इज चिल, ठीक है, लेकिन यूपीएससी इज नॉट दिस कप ऑफ टी, यू हैव टू स्ट्रगल डेली एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट विदाउट एक्सपेक्टिंग कि कुछ नंबर भी आए। तो आपको पहले डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी बच्चा एकेटीयू में है, बीटेक कर रहा है, तो अगर सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो स्टार्ट लविंग योर स्टडीज, कुर्सी पे बैठना सीखो, मोबाइल थोड़ा कम रखो, पीछे रखो, कुर्सी पे बैठना सीखो। उसके बाद रियलाइज करो कि यार आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, यूपीएससी में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 2-3 साल में पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपको जैसे किसी को ऑप्शनल भी लेना है, तो अगर आप अपना इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ लो तो एक बार आप ऑप्शनल चूज भी कर सकते हो, और नहीं भी अगर आप ऑप्शनल चूज करते हो तो आपको फाइनल मॉक में मेरी तरह बेइज्जती नहीं करवानी पड़ेगी जाके कि भाई तुझे गिट्टी वालों का भी नहीं पता है। तो ऑनेस्टली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन से पढ़ना, पेन और पेपर के साथ पढ़ना, आंसर राइटिंग लिखो, सिविल के ही लिखो, लेकिन लिखो, पेन और पेपर के साथ लिखो, हाथ को जाम नहीं होने दो, दिमाग को जाम नहीं होने दो, पढ़ते रहो, उसके बाद गाइडेंस लो कहीं ना कहीं से, और उसके बाद अपनी तैयारी। अच्छा दीपक, आप हमारे कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशनल शब्द कहना चाहेंगे, तो उसके लिए जरूर दो कुछ बात ऐसे कहें जिससे हमारा स्टूडेंट आपकी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे लेकर जाए और अपनी तैयारी में एक नया आयाम स्थापित करे। पहली बात तो द बेस्ट पार्ट इज कि आपने चूज किया कि यार मुझे ये करना है, इसमें आना है, तो ये सबसे अच्छी बात है, आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस यहीं। दूसरी बात यार, लाइफ या आप प्रिपेयर कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, या आपका कुछ भी हो गया, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी, बट द बेस्ट पार्ट इज डोंट लूज होप। जैसे एक रश्मि रथी में ही है, हम लोग रश्मि रथी की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक लाइन है कि सह धूप छाव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे कुछ होता है। तो वो बहुत 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 जरूरी पॉइंट है। ये कविताएं मेरे लिए तो बहुत करीब रही हैं, प्रिय रही हैं। तो लगे रहना है, जहां भी कुछ भी पॉइंट्स आते हैं, फाइंड गुड पीपल जो आपको हेल्प कर सके, आपके मेंटर हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपको डिमोटिवेट नहीं होने दे, वो विवेक नहीं मरने देना है, अंदर का विवेक रहे, परिवार के लिए पढ़ना है,
अपने लिए पढ़ना है, समाज के लिए पढ़ना है, भाई यू आर गोइंग टू गिव बैक टू समथिंग टू सोसाइटी, यू आर नॉट गोइंग टू बी लिटरेट एट लीस्ट एट द एंड ऑफ दिस एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो यू आर नॉट एट द लूजिंग एंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एट द लूजिंग एंड, you are going to gain something, you are going to gain good people, good mentors, good friends, so you are not going to lose anything. Just prepare for this examination and do well. All the best. थैंक यू सो मच दीपक, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और आपने अपनी सफलता को साझा किया और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छा कार्य सरकार के साथ मिलकर करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच सर. देखिए साथियों, ये थे मेरे साथ दीपक मिश्रा, जिन्होंने रैंक 2 हासिल करी है और खादी ग्रामोद्योग के प्रबंधक के रूप में यहाँ पर चयनित हुए हैं. मैं इसी तरीके की दोस्तों सक्सेस जानने के लिए आपसे कहूँगा कि आप बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट के साथ जुड़े रहें और इसी तरीके के स्टूडेंट्स की, इसी तरीके के अभ्यर्थियों की सक्सेस जर्नी को देखते रहें बायजूस एग्जाम प्रेप पर. थैंक यू.